हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का ज्ञान फैक्ट्री चैनल पर। आज मैं आप लोगों को झारखंड का भूगोल का दूसरा वीडियो देने जा रहा हूं, जिसमें आज पूरा संपूर्ण भूगोल ख़त्म हो जाएगा। तो हमने कल झारखंड का भूगोल का कुछ पार्ट पढ़ लिया था। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोग को झारखंड का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पढ़ना है, और झारखंड का वन और कृषि पढ़ लेंगे, और झारखंड का वन जीवन पढ़ के पूरा भूगोल को समाप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। झारखंड का बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना, इसका आखिर मतलब क्या होता है? बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का मतलब, अगर बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अगर मतलब पूछे इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब साफ साफ होता है कि बहुउद्देशीय कहने का मतलब क्या है कि बहुत ही उद्देश्य के लिए नदी मतलब कि नदी घाटी को बनाया गया है, परियोजना को बनाया गया है। जैसे कि कौन कौन से उद्देश्य बोल सकते हैं, तो हम लोग इससे सिंचाई कर सकते हैं, हम लोग इस परियोजना से बाढ़ को नियंत्रित भी कर सकते हैं, हम लोग इस परियोजना से जल विद्युत का भी उत्पादन कर सकते हैं, हम लोग इस परियोजना से मत्स्य पालन भी कर सकते हैं, और बहुत सारे कार्य हैं जो कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना से हम लोग को इससे लाभ मिल सकता है। तो सबसे पहले इसमें हम लोग को झारखंड के बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में दामोदर नदी घाटी परियोजना के बारे में पढ़ना है। तो भारत की पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरू हुई थी, ठीक है, जो यही थी दामोदर घाटी परियोजना। और ये किसके सहयोग से? तो झारखंड और पश्चिम बंगाल के संयुक्त परियोजना है यह दामोदर घाटी परियोजना, और अमेरिका के टेनेंसी वैली प्रोजेक्ट से प्रेरित है यह परियोजना, ठीक है, अमेरिका के टेनेंसी वैली से। इस परियोजना की शुरुआत करने के लिए डीवीसी का स्थापना हुआ था। कब? तो 7 जुलाई 1948 को हुआ था। कहाँ पे? तो कोलकाता में इसका मुख्यालय है। और इस परियोजना में जो 8 बांध है वो किस नदी पे है स्थित है, उसको देख लीजिए। सबसे पहला यहाँ पे बांध है कौन? तो दुर्गापुर बांध है, ठीक है, यह दामोदर नदी पर स्थित है। और दूसरा है तिलैया बांध, यह कहाँ? बराकर नदी पर स्थित है, कोडरमा में। 1953 में इसका स्थापना हुआ था तिलैया बांध का। एक मैथन बांध है जो कि बराकर नदी पर ही भी है, और यह कौन से जिला में है? तो धनबाद में है। इसकी स्थापना 1957 में हुआ था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं बाल पहाड़ी भी दामोदर घाटी परियोजना है, तो यह भी बराकर नदी के तट पर है। और पंचेत का बात करते हैं, पंचेत दामोदर नदी पर स्थित है, और यह धनबाद जिला में है। 1959 में इसकी स्थापना हुई था। फिर अय्यर बांध का बात करते हैं, तो अय्यर बांध दामोदर नदी पर है। फिर बोकारो बांध कहाँ पे? बोकारो नदी पर है। और कोनार बांध कोनार नदी पर है, हजारीबाग जिला में। इसकी स्थापना 1955 में हुआ था। अब दूसरा है अपना स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना। तो यह विश्व बैंक की मदद से चल रहा है स्वर्ण रेखा नदी घाटी, और यह झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में शामिल है, ठीक है। ये स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना में कौन? झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा शामिल है। हुंड्रू फॉल्स, इस परियोजना से 130 मेगावाट बिजली का उत्पादन किया जाता है हुंड्रू फॉल्स से, ठीक है। फिर स्वर्ण रेखा नदी के किनारों पर यूरेनियम खदानों की मौजूदगी के कारण रेडियोधर्मी कचरा इसे प्रदूषित कर रहा है, ठीक है। फिर देखिए स्वर्ण रेखा नदी पर कौन कौन सा बांध है। कौन? तो देखिए गैतल सूद बांध, ये कहाँ पे है आपका? तो रांची में है, जो कि इसकी स्थापना 1971 में हुआ था। यह स्वर्ण रेखा नदी पर है। चांडिल बांध इस सरायकेला में है, 1982 में इसकी स्थापना हुआ था स्वर्ण रेखा नदी पर। फिर पालना बांध, ये कहाँ? सरायकेला में, ये भी है स्वर्ण रेखा नदी पर। फिर गालूडी पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है, इसकी स्थापना 1983 में हुआ था, स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर है ईचा जो सरायकेला में है, इसका ये भी स्वर्ण रेखा नदी पर है। फिर डिमना बांध, ये कहाँ? पूर्वी सिंहभूम में, स्वर्ण रेखा नदी पर। फिर ईचागढ़ इस सरायकेला में, 1983 में, ये खरकई नदी पर है, ठीक है। अब देखिए मयूराक्षी परियोजना। तो मयूराक्षी परियोजना झारखंड और पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है भी, और यह मसानजोर और कनाडा की मदद से मयूराक्षी नदी पर बनाया गया है, ठीक है। मसानजोर डैम या फिर इसको कनाडा डैम बोल सकते हैं, ये मयूराक्षी नदी पर ही बना हुआ है। नेक्स्ट है उत्तरी कोयल परियोजना। तो उत्तरी कोयल परियोजना देखिए, तो गढ़वा और पलामू को सिंचाई सुविधा प्रदान करने में सहायता करता है, ठीक है।
गढ़वा और किसको, पलामू को सिंचाई सुविधा कौन से बांध से होता है, तो उत्तरी कोयल परियोजना से। फिर नेक्स्ट है कोयल कारो। तो कोयल कारो जो 2003 में बंद हुआ, और दक्षिण कोयल और कारो नदी पर स्थित है कोयल कारो परियोजना। अब हम लोग देखते हैं झारखंड का नेक्स्ट टॉपिक, झारखंड के वन और कृषि के बारे में। तो 80% से आबादी गांव में रहती है और कृषि पर निर्भर है। ठीक है, झारखंड का 80% आबादी गांव में रहती है, कृषि करती है। और सकल राज्य घरेलू उत्पादक मतलब जीडीपी में कृषि का योगदान कितना है, तो 14.7% है। 38 लाख हेक्टेयर भूमि कृषि के लिए उपयुक्त है, जो कुल क्षेत्रफल का 47.69% है। झारखंड में मुख्य रूप से यहाँ पे 3 फसल उगाई जाती है, धान, गेहूँ और मक्का। झारखंड का 45% कृषि श्रमिक है। ठीक है, 45% कृषि श्रमिक है। और 17 जिले राष्ट्रीय बागवान मिशन के अंतर्गत आता है। झारखंड का 17 जिला राष्ट्रीय बागवान मिशन के अंतर्गत। मेस्टा का उत्पादन यहाँ जूट की तरह रेशेदार फसल के रूप में किया जाता है। किसका, तो मेस्टा का उत्पादन। नेक्स्ट बात करते हैं, झारखंड का उत्तर पूर्वी सीमांत क्षेत्र कृषि की दृष्टि से सर्वाधिक विकसित क्षेत्र है, और झारखंड में केवल 23% भूमि का उपयोग कृषि के लिए किया जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि कृषि से संबंधित स्थानीय नाम। तो झारखंड में कृषि को लोग क्या बोलता है, तो झारखंड में जो कृषि को स्थानीय भाषा में लोग क्या बोलता है, खल्लू या कुरवा कृषि बोलता है। और यहाँ पे भूमि को लोग क्या बोलता है, तो भूमि 2 तरह का होता है, ये ऊंचा भूमि या निचला भूमि। ऊंचा भूमि को जिसको टांड बोला जाता है, और निचला भूमि को दोन बोला जाता है। तो लोग टांड को अपना स्थानीय भाषा में बारी बोलते हैं, बहरसी बोलते हैं, भीठा बोलते हैं या डिहार बोलते हैं। यही 4 भाषा का यूज किया जाता है। और दोन को, जो निचला भूमि जिसको बोला जाता है, दोन को लोग यहाँ पे बहियार बोलते हैं, चौरा बोल सकते हैं, या कनारी बोलते हैं, या घोघरा बोलते हैं, या गड्ढा बोलते हैं। अब नेक्स्ट है मिट्टी को लोग यहाँ पे स्थानीय भाषा में क्या बोलता है, तो मिट्टी को स्थानीय भाषा में लोग जैसे कि दोमट मिट्टी को यहाँ के लोग लोबो, बलसुंदर, चरका और खेरसी बोलता है यहाँ पे। ठीक है, और बलुई दोमट को गोरिस, जरिया, बाला और गिटलहासा भी बलुई दोमट मिट्टी को बोलता है। और चिकनी मिट्टी को लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं, चिकनी मिट्टी को लोग हासा बोलते हैं, गोबरा बोलते हैं, केवल बोलते हैं, हलमद बोलते हैं, नागरा बोलते हैं और चीता बोलते हैं। ठीक है, चीता मिट्टी। तो यही लोग झारखंड को मिट्टी का स्थानीय नाम था यहाँ पे। अब नेक्स्ट देखते हैं कृषि से संबंधित अत्यंत महत्वपूर्ण तथ्य। जैसे कि यहाँ बोलेगा कि झारखंड में शुद्ध बोया गया क्षेत्र कितना है, तो 17% क्षेत्र पे यहाँ पे शुद्ध बोया गया क्षेत्र है झारखंड का कृषि के लिए। वनाच्छादित क्षेत्र कितना है झारखंड में, तो 28% है। और वर्तमान प्रतिभूमि यहाँ पे झारखंड में कितना है, तो 17% है। और अन्य प्रतिभूमि बोलेगा झारखंड में तो 13% है। गैर कृषि योग्य क्षेत्र बोलेगा झारखंड में कितना है, तो 9%। और बंजर भूमि का बात करेगा झारखंड में कितना, तो 7%। और खेत योग्य बंजर भूमि का बात करेगा झारखंड में कितना है, तो आपका 5% है। फिर अगर बात करेगा कि मिश्रित वन और झाड़ी यहाँ पे कितना है, तो 2% है। चारागाह जमीन यहाँ पे झारखंड में कितना है, 2% है। प्रति व्यक्ति औसत भूमि स्वामित्व तो यहाँ पे कितना है, तो 1.17 हेक्टेयर है। और कुल सिंचाई भूमि की बात करेगा झारखंड में कितना है, तो कुल कृषि योग्य भूमि का 15% यहाँ पे सिंचाई होता है। और भूमि का सीमांत जोत कितना है झारखंड का, तो 70%। मुख्य फसल झारखंड का क्या है, तो अपना चावल है। और अधिकतम सब्जी उत्पादन कौन सा होता है झारखंड में, तो आलू का उत्पादन सबसे ज़्यादा होता है अपना। और सबसे अधिकतम फल का बात करेगा तो फल का ज़्यादा उत्पादन आम का होता है। और सिंचाई किस विधि से झारखंड में होता है, तो झारखंड में सिंचाई कुआं से 37% सिंचाई होता है, तालाब से आपका 30% सिंचाई होता है, और भूमि से आपका 27% सिंचाई होता है, और ट्यूबवेल से भी सिंचाई होता है अपना झारखंड में। अब हम लोग बात करेंगे झारखंड के फसलें। तो यहाँ पे जो झारखंड का फसल है, 3 तरह का फसल होता है यहाँ पे झारखंड में। ठीक है, तो 3 तरह का कौन कौन है देख लेते हैं। सबसे पहले खरीफ फसल होता है झारखंड में, रबी फसल होता है और जायद फसल होता है। ठीक है, तो खरीफ फसल कब से कब होता है, तो जून जुलाई से लेकर सितंबर अक्टूबर तक जो होता है वो आपका खरीफ फसल होता है।
जो राज्य के 2/3 हिस्सा पे खरीफ फसल का उत्पादन होता है। जैसे कि खरीफ फसल मैंने एग्जांपल बोले तो चावल खरीफ फसल है, मक्का खरीफ फसल है, गन्ना, मूंगफली, मटर इत्यादि वगैरह सारे क्या हैं, तो खरीफ फसल है। अगर रबी फसल की बात करें तो रबी फसल में आपका आ जाएगा जैसे कि चना, गेहूँ, मटर, आलू, सरसों वगैरह सब क्या है, रबी फसल है। और इसका उत्पादन कब होता है, तो अक्टूबर नवंबर से मार्च अप्रैल तक इसका उत्पादन होता है। ठीक है, जो कि राज्य के कृषि योग्य भूमि का 10% भूमि पर इसका उत्पादन होता है। और जायद फसल की बात करें तो जायद का टाइम कितना होता है, तो मार्च से जून तक जायद फसल का उत्पादन होता है, जो कि राज्य के कृषि योग्य भूमि का 0.73% पे ही कौन सा जायद फसल का उत्पादन होता है। अगर एग्जाम्पल बात करेंगे तो ककड़ी, खीरा, सब्जी वगैरह सब क्या एक तो जायद फसल का एग्जाम्पल है। तो अब नेक्स्ट हम झारखंड का प्रसिद्ध फसल देख लेते हैं। ठीक है, झारखंड का कौन कौन से यहाँ पे प्रसिद्ध फसल है। चावल यहाँ का सबसे प्रसिद्ध फसल है। ठीक है, अगर बोलेगा कि किस जिला में चावल सबसे ज़्यादा होता है तो वो है सिंहभूम, रांची, उसके बाद गुमला और फिर दुमका, जो कि मुख्य खाद्य फसल एवं सर्वाधिक उत्पादित खाद्य है फसल है झारखंड का। नेक्स्ट फसल अगर मक्का का बात करें तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे, पलामू में होता है, उसके बाद हजारीबाग में, फिर दुमका में। यह दूसरी सबसे अधिक उत्पादित फसल है। ठीक है, झारखंड की। अगर नेक्स्ट बात करते हैं गेहूँ का, तो गेहूँ सबसे ज़्यादा पलामू में होता है, उसके बाद हजारीबाग, उसके बाद आपका गोड्डा में, जो कि झारखंड का तीसरा सबसे अधिक उत्पादित फसल है आपका कौन, तो गेहूँ। नेक्स्ट बात करें अगर गन्ना का, तो गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है आपका, हजारीबाग में होता है, उसके बाद पलामू में, उसके बाद दुमका में। ठीक है, जो कि झारखंड का मुख्य नकदी फसल है आपका कौन, तो गन्ना। फिर नेक्स्ट बात करते हैं महुआ का, तो महुआ आपका सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो रांची में, उसके बाद हजारीबाग में, उसके बाद गिरिडीह में, जो कि यह एक जायद फसल है। अगर ग्राम का बात करें, ठीक है, तो ग्राम सबसे ज़्यादा कहाँ पे होता है, पलामू में। ग्राम बोले तो चना। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक उत्पादित दलहन फसल है कौन, तो यही ग्राम, जो कि पलामू में सबसे ज़्यादा होता है। अगर तिलहन का बात करें तो तिलहन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, तो पलामू में सर्वाधिक उत्पादन होता है। और सरसों का सर्वाधिक उत्पादन होता है तेल में भी। कौन सा तेल, तो सरसों तेल का सबसे अधिक उत्पादन होता है पलामू में, झारखंड में। अगर लाख की बात करेगा तो लाख का सबसे जो है अप्रैल 2023 में कृषि फसल का दर्जा मिला था लाख को, कब, अप्रैल 2023 में। और फिर पूरे देश में कुल उत्पादित लाख का 54% झारखंड में उत्पादित होता है। ठीक है, 54% पूरे देश का। ठीक है, अब अन्य फसल देख लेते हैं कि जैसे सब्जी में आलू, और झारखंड में सर्वाधिक उत्पादित होने वाली सब्जी है कौन सा, तो आलू सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में अपना। और फल में बात करेगा तो आम सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है झारखंड में अपना। अब नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग देखते हैं झारखंड में सिंचाई के बारे में। तो कुआं से सिंचाई में गुमला प्रथम स्थान पे है झारखंड में। ठीक है, कुआं से सबसे ज़्यादा सिंचाई कहाँ पे, गुमला में। तालाब की सिंचाई में सबसे प्रथम स्थान पे कौन है, तो देवघर। और नहर की सिंचाई में बोले तो पूर्वी सिंहभूम सबसे पहला स्थान पे है झारखंड में। अगर लोहरदगा जो है ट्यूबवेल सिंचाई में प्रथम स्थान पे है। ठीक है, लोहरदगा में ट्यूबवेल से ज़्यादा सिंचाई होता है। अगर नेक्स्ट बात करते हैं तो पलामू झारखंड का सर्वाधिक सिंचित जिला है। ठीक है, सर्वाधिक सिंचित कौन है, पलामू। कितना परसेंट, 24.25% यहाँ पे जो है एरिया सिंचित है। दुमका सबसे कम सिंचित जिला है, कितना, 9.47% जो है ये सिंचित है यहाँ पे। नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रमुख सिंचाई परियोजना कब कब यहाँ पे आया था। सबसे पहले सुवर्ण रेखा परियोजना कब कहाँ पे, तो सिंहभूम में आया था, कब, 5वीं पंचवर्षीय योजना में। कोनार परियोजना कहाँ है, तो आपका बोकारो और हजारीबाग में है। अजय बैराज परियोजना कहाँ पे, देवघर में, जो कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में। पुनासी परियोजना जो देवघर में है, यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में लॉन्च हुआ था। गुमानी परियोजना साहेबगंज और पाकुड़ में, जो 5वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। औरंगा परियोजना जो कि पलामू में है, और यह 7वीं पंचवर्षीय योजना में आया था। नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड के में 3 तरह का सिंचाई परियोजना है। ठीक है, कौन कौन, तो वो है मेगा सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना और लघु सिंचाई परियोजना। मेगा सिंचाई परियोजना उसको बोलेंगे जहाँ पे 10,000 हेक्टेयर और अधिक ज़मीन का यूज होगा। और मध्यम सिंचाई परियोजना जहाँ पे 2,000 से 10,000
हेक्टेयर तक का क्षेत्रफल मध्यम सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आता है। और क्षेत्रफल जहाँ 2000 हेक्टेयर से कम होगा कौन सा परियोजना, तो लघु सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आएगा। अब हम झारखंड में जंगल की बात करते हैं। तो कुल भौगोलिक क्षेत्रफल यहाँ पे कितना झारखंड का 79,716 वर्ग किलोमीटर। कुल वन क्षेत्रफल बोलेगा तो 23,721 वर्ग किलोमीटर। और यहाँ पे कुल क्षेत्रफल परसेंटेज में बोलेगा तो 29.76% है। भारत में वन और वृक्ष आवरण में झारखंड का भाग कितना है, तो 3.30% है। और प्रति व्यक्ति वन और वृक्ष आवरण कितना है यहाँ पे, तो 0.08 हेक्टेयर है। नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड में 3 प्रकार के जंगल हैं। कौन कौन? झारखंड में 3 प्रकार के जंगल है। कौन कौन? तो बहुत घना जंगल, ठीक है, जो कि एरिया में बोलेगा कितना है, तो 26.1 मतलब 2601 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बात करें तो 3.36% जो यहाँ का जंगल बहुत घना है। मध्यम सघन जंगल की बात करें तो यहाँ पे कितना एरिया में है, तो 9,689 वर्ग किलोमीटर। परसेंटेज में बात करें तो 12.16% यहाँ का जो जंगल है वो मीडियम डेंस है। अगर खुला जंगल की बात करें यहाँ पे तो 11,431 वर्ग किलोमीटर है। परसेंटेज में 14.34% है, ठीक है। तो आपका कुल एरिया निकल जाएगा यहाँ पे क्या, 23,721 वर्ग किलोमीटर में जंगल है। परसेंटेज में बात करेगा तो 29.76%। झारखंड में कुल वन एवं वृक्ष आवरण यहाँ पे कितना है, तो 26,588 वर्ग किलोमीटर, जो कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, तो 33.5% है। अब हम लोग देखते हैं वन की श्रेणियाँ। सबसे पहले संरक्षित वन किसको बोलेंगे, तो यहाँ संरक्षित वन में ना सरकार अनुमति के बिना हर गतिविधि पर प्रतिबंध है। यहाँ पे सरकार की अनुमति के बिना कोई यहाँ पे गतिविधि नहीं कर सकते हैं। फिर 18,922 वर्ग किलोमीटर संरक्षित वन है, जो कुल भूमि का कितना है, 75.35% यहाँ पे संरक्षित वन है। हजारीबाग में सर्वाधिक संरक्षित वन है। और आरक्षित वन की बात करें तो आरक्षित वन जैसे कि चराई और लकड़ी काटने की कोई अनुमति नहीं होता आरक्षित वन में। यह कहाँ पे, तो कोल्हान और पुरहाट क्षेत्र में अत्यधिक आरक्षित वन है। और यहाँ पे बात करेंगे कि 45 वर्ग किलोमीटर आरक्षित वन, जो कुल भूमि का कितना होता है 17.90% यहाँ पे आरक्षित वन है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग एक अवर्गीकृत वन, जो कि सरकार द्वारा इसमें कोई प्रतिबंध नहीं होता है। और यहाँ कहाँ पे सबसे ज़्यादा, तो साहेबगंज में है सर्वाधिक ऐसे जंगल है। और झारखंड में 1696 वर्ग किलोमीटर में ऐसे जंगल हैं जो कुल भूमि का 6.75% है। अवर्गीकृत वन कितना, 6.75%। अब नेक्स्ट देखते हैं अब झारखंड में वन क्षेत्र। तो झारखंड में वन क्षेत्र कौन कौन है, तो उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन यहाँ पे झारखंड में है। तो इसका क्या विशेषता है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होता है और 2.66 भूमि पर इस क्षेत्र के अंतर्गत आती है, ठीक है। राज्य के 2.66% जो है उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। इसमें महत्वपूर्ण पेड़ बोलेगा कौन कौन होता है, शीशम, साल, गम्हार, करंज इत्यादि सब क्या उष्ण कटिबंधीय नम पर्णपाती वन में सबका उत्पादन होता है, मतलब कि ये सब ग्रो करता है। नेक्स्ट बात करते हैं उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन। तो इसका क्या विशेषता है, यहाँ पे 120 सेंटीमीटर से कम वर्षा होता है और राज्य के 93.25% भूमि पर यही है, ठीक है। उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन इस क्षेत्र के अंतर्गत आता है, मतलब कि 93.25%। प्रमुख वृक्ष बोलेगा इसमें कौन होता है, तो महुआ, पलाश, अमला, नीम, पीपल, ये सब कौन से पर्णपाती वन है, तो उष्ण कटिबंधीय शुष्क पर्णपाती वन के अंतर्गत आता है। अब देखते हैं झारखंड का वन सर्वेक्षण रिपोर्ट, ठीक है। तो झारखंड में वन क्षेत्र में 110 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है और वन क्षेत्र में वृद्धि के मामले में झारखंड 5वां स्थान पे है, ठीक है। इसका महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि अधिकतम वन क्षेत्र कहाँ है झारखंड में, तो पश्चिमी सिंहभूम में है, कितना, तो 3368 वर्ग किलोमीटर में फैला है। न्यूनतम वन क्षेत्र झारखंड में कहाँ है, जामताड़ा में आपका। अधिकतम वन प्रतिशत बोलेगा तो लातेहार में 56% है। न्यूनतम वन प्रतिशत बोलेगा तो जामताड़ा में 5.85% है। अगर वन क्षेत्रफल में सर्वाधिक वृद्धि का बात करेगा तो आपका कहाँ पे है, सर्वाधिक वृद्धि आपका गढ़वा में हुआ है, कितना, तो 40.13%।
सर्वाधिक घना वन क्षेत्र की बात करेगा तो कहाँ है, तो लातेहार में। सबसे कम घना वन क्षेत्र तो ये आपका पाकुड़ में है। सबसे खुला वन क्षेत्र कहाँ पे, तो पश्चिमी सिंहभूम। और सबसे कम खुला वन क्षेत्र कहाँ आपका, जमताड़ा में। अब हम लोग देखेंगे झारखंड के वन उत्पाद के बारे में। तो झारखंड का वन उत्पादन सबसे पहले साल अर या तो सखुआ इसको बोल सकते हैं, ये अपना झारखंड का राजकीय वृक्ष भी है। तो इसे और किस नाम से, तो सराय के नाम से भी जाना जाता है साल वृक्ष को। इसके तेल को कौन सा क्या बोला जाता है, तो कुजरी तेल बोला जाता है, जो कि इसका उपयोग प्राकृतिक चिकित्सा में किया जाता है। नेक्स्ट है आपका झारखंड का वन उत्पादन महुआ। तो सबसे आसानी से दिखने वाला पेड़ कौन है, महुआ अपना झारखंड में। और यह बहुत मजबूत इसलिए है, इसका उपयोग किसमें, तो दरवाज़ा और खिड़की बनाने में किया जाता है। इसलिए इसके फूलों का उपयोग शराब बनाने में और फलों का उपयोग सब्जी बनाने के रूप में भी किया जाता है महुआ का। सौगान का बोले, ठीक है, सौगान बोले तो इंग्लिश में टीक बोलते हैं। इसकी लकड़ी बहुत मजबूत होती है और इसका उपयोग फर्नीचर, रेलवे कोच और हवाई जहाज़ में किया जाता है। नेक्स्ट बात करें सेमल। तो सेमल का उपयोग किस में किया जाता है, तो सेमल का उपयोग आपका कपास के उत्पादन में किया जाता है। नेक्स्ट है लाह। तो लाह देखिए 54% उत्पाद केवल झारखंड में लाह का होता है और रांची अधिकतम उत्पादन है, जबकि टोरी, लातेहार लाख निर्यात के लिए प्रसिद्ध है। भारतीय लाह अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1924 में नामकुम रांची में हुई थी और 2007 में इसका नाम बदल करके भारतीय कृषि रिसर्च एंड गम्स संस्थान कर दिया गया। अब फिर से इसे राष्ट्रीय माध्यमिका कृषि संस्थान में बदल दिया गया है। अगर तसर रेशम का बात करें, यहाँ का भी तसर रेशम भी यहाँ का उत्पादन एक है। तो यह कुल उत्पादन का कितना, तो 76.4% केवल झारखंड में तसर का उत्पादन होता है, 76.4%। तसर रेशम कीट की प्रजाति का नाम डाबा है, इसलिए इसका जीवन काल कितना, 2 महीना होता है। केंद्रीय तसर अनुसंधान एवं प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1964 में नगड़ी रांची में हुआ था। नेक्स्ट आपका उत्पादन है केड़ू के पत्ते। इससे बीड़ी और तंबाकू के उपयोग में किया जाता है, ठीक है, किसका, तो केंदू होता है, केंदू के पत्ते का बीड़ी और तंबाकू बनाने में। अब विविध तथ्य में हम लोग झामको फेड का फुल फॉर्म देख लेते हैं, जिसका स्थापना 2007 में हुआ था, ठीक है। तो झामको फेड का फुल फॉर्म क्या होगा, झारखंड स्टेट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस कॉरपोरेटिव डेवलपमेंट एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड, ठीक है। और नेक्स्ट है आपका झारक्राफ्ट, इसका स्थापना 2006 में हुआ था। इसका फुल फॉर्म झारखंड सिल्क टेक्सटाइल एंड हैंडीक्राफ्ट डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट विविध में आपका आ जाएगा चंपा, जो इसकी स्थापना 2009 में हुआ था, 23 अक्टूबर को। इसका फुल फॉर्म बोलेगा तो कंपेंसेंट्री एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, इसका क्या फुल फॉर्म हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखते हैं हम लोग झारखंड में वन्य जीवन के बारे में। इसमें सबसे महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं कि झारखंड में एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 वन्य जीव अभयारण्य और जैविक उद्यान है, जो 2.63% भूमि पर फैला हुआ है, ठीक है। एक राष्ट्रीय उद्यान, 11 को वन्य जीव अभयारण्य अपने झारखंड में। फिर नेक्स्ट है कि बेतला राष्ट्रीय उद्यान 1986 में लातेहार में स्थापित झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है। कौन, तो बेतला राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है, झारखंड का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान। फिर यहीं पे पहली बाघ जनगणना 1932 में हुई थी और प्रोजेक्ट टाइगर यहाँ पे कब, 1973 में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि यहाँ पलामू टाइगर रिजर्व की स्थापना 1974 में की गई थी, जो कि देश के सबसे ज़्यादा डार्क साइट यहीं पाई गई है। कहाँ पे, पलामू टाइगर रिजर्व में 1974 में इसकी स्थापना की गई थी। फिर पलामू वन्यजीव अभयारण्य राज्य का सबसे बड़ा और राष्ट्रीय स्तर का अभयारण्य कौन है, तो पलामू वन्यजीव अभयारण्य, ठीक है। हाथी परियोजना 1992 में दलमा वन्यजीव अभयारण्य में शुरू हुआ था और देश का पहला हाथी रिजर्व 2001 में सिंहभूम में स्थापित किया गया था, ठीक है, सिंहभूम में 2001 में हाथी रिजर्व। नेक्स्ट है झारखंड सरकार द्वारा 10 वर्षों के लिए वन्य जीवन प्रतिबंध योजना शुरू की गई है, ठीक है। 10 वर्ष के लिए कितना, क्या, वन्य जीव प्रतिबंध योजना। साहेबगंज में राजमहल फॉसिल पार्क एवं नेचर क्लब का विकास किया गया है, राजमहल फॉसिल पार्क और नेचर क्लब। धनबाद के तोपचाची अभयारण्य में हरी पहाड़ी नामक एक झील है। नेक्स्ट है भेड़ियों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध महुआ टांड अभयारण्य है,
और साइबेरिया और दुनिया भर के प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध साहेबगंज का उद्धा लेक पक्षी विहार है। ठीक है, कौन सा? तो उद्धा लेक पक्षी विहार कहाँ पे आपका? तो साहेबगंज में है। अब हम लोग झारखंड के वन्यजीव अभयारण्य देख लेते हैं, जो कि झारखंड में कितना वन्यजीव अभयारण्य है? तो 11 वन्यजीव। तो सबसे पहले आपका हजारीबाग अभयारण्य देख लेते हैं, जो कि हजारीबाग जिला में है। यह कितना? 186.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था। यहाँ पे प्रमुख वन्यजीव कौन कौन है? तो तेंदुआ है, लकड़बग्घा है, हिरन, सांभर और जंगली सुअर हजारीबाग अभयारण्य में है। अगर पलामू अभयारण्य का बात करें तो पलामू अभयारण्य, जो कि पलामू जिला में है, ये 794.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसकी भी स्थापना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है तोपचाची अभयारण्य, यह धनबाद में है। 8.75 किलोमीटर एरिया में फैला हुआ है और इसकी स्थापना 1978 में हुआ था। यहाँ पे तेंदुआ, लंगूर, हिरन, जंगली सुअर और भालू पाया जाता है। नेक्स्ट है आपका लवालोंग अभयारण्य। तो लवालोंग अभयारण्य जो चतरा में है, 207 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1978 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है महुआ टाड़ भेड़िया अभयारण्य, जो कि लातेहार में है और यह 63.25 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1976 में स्थापना हुआ था। फिर नेक्स्ट है दलमा अभयारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां में है। इसकी एरिया 193.22 वर्ग किलोमीटर है। इसका स्थापना 1976 में हुआ था। नेक्स्ट है गौतम बुद्ध अभयारण्य। गौतम बुद्ध अभयारण्य जो कि कोडरमा जिला में है और 259 वर्ग किलोमीटर में फैला है और 1976 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है पालकोट अभयारण्य, जो कि गुमला जिला में है। 183.18 वर्ग किलोमीटर तक फैला है और 1990 में इसका स्थापना हुआ था। यहाँ पे तेंदुआ, भालू और हिरन पाया जाता है। अब नेक्स्ट है पारसनाथ अभयारण्य। तो पारसनाथ अभयारण्य आपका कहाँ पे है? तो गिरिडीह जिला में है, जो कि 49.33 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है और 1981 में इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट है कोडरमा अभयारण्य, जो कि कोडरमा जिला में है। 177.95 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1985 में इसका स्थापना हुआ था। उधवा झील पक्षी अभयारण्य, ये साहिबगंज में है। 5.65 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। 1991 में इसका उद्घाटन हुआ था। यहाँ पे किंगफिशर, कोमोरांत और बटान पक्षी सब रहते हैं। वेतला का अगर फुल फॉर्म पूछेगा तो क्या होता है? बाइसन, एलिफेंट, टाइगर, लियोपोड एंड एक्सिस। एक्सिस इसका क्या होता है? फुल फॉर्म हो जाता है। ठीक है, बेतला का। अब हम लोग वन्यजीव अभयारण्य, पक्षी विहार और पार्क को मैप में देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले अगर पलामू में बात करेंगे तो पलामू में क्या क्या है? तो पलामू अभयारण्य है, पलामू टाइगर रिजर्व है और चियांकी पार्क कहाँ पे आपका? पलामू जिला में है। अगर चतरा जिला का बात करें, चतरा जिला में क्या है? शहीद विनय भारती पार्क और लवालोंग अभयारण्य है। ठीक है, अगर हजारीबाग का बात करते हैं, हजारीबाग में जबरा पार्क है, हजारीबाग अभयारण्य है और शहीद निर्मल महतो पार्क है। अगर कोडरमा में बात करते हैं तो कोडरमा में आपका तिलैया पक्षी विहार है, गौतम बुद्ध अभयारण्य है और कोडरमा अभयारण्य है। अगर गिरिडीह में बात करते हैं तो गिरिडीह में आपका खंडोली पार्क है और पारसनाथ अभयारण्य है। फिर अगर नेक्स्ट हम लोग पाकुड़ का बात करते हैं तो पाकुड़ में आपका क्या है? दीनदयाल उपाध्याय उद्यान पाकुड़ में है। और साहिबगंज का बात करेंगे तो साहिबगंज में क्या क्या है? तो उधवा झील पक्षी अभयारण्य और जीवाश्म फॉसिल पार्क आपका कहाँ पे है? तो वो है साहिबगंज में। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए कि अगर दुमका में बोलेगा, दुमका में क्या है? तो दुमका में आपका सृष्टि पार्क है और सिद्धू कानू पार्क है दुमका में। और जामताड़ा में बोलेगा तो पर्वत विहार पार्क कहाँ है आपका? जामताड़ा में। धनबाद में कौन कौन सा है? तो बिरसा मुंडा पार्क और तुमचाची अभयारण्य है। फिर अगर बोकारो में बात करें तो जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान, चंद्रपुरा पक्षी विहार और तेनूघाट पक्षी विहार कहाँ पे? बोकारो में है। अगर नेक्स्ट अगर पूर्वी सिंहभूम का बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में क्या क्या है? तो दालमा अभयारण्य, घोड़बंधा थीम पार्क और विहग पक्षी विहार कहाँ पे है? तो यह आपका सब पूर्वी सिंहभूम में। अगर नेक्स्ट बात करते हैं सरायकेला खरसावां में, तो सरायकेला खरसावां में आपका क्या है? तो इच्चागढ़ पक्षी विहार है। फिर शहीद पार्क खरसावां और सिद्धू कानू पार्क सरायकेला खरसावां में है। फिर नेक्स्ट बात करते हैं आपका खूंटी में, तो बिरसा मृग विहार, जिसको काला माटी बोलते हैं, ये कहाँ? खूंटी में है। अब सबसे इम्पोर्टेंट है आपका ये वाला रांची वाला। रांची में देखिए कि रांची में क्या क्या है। तो सबसे पहले स्वामी विवेकानंद स्मृति पार्क कहाँ पे है?
तो आपका रांची में हो जाएगा। फिर मोरी टुंगरी पार्क बोलेगा जो समूरी रांची में है। फिर नीलांबर पीताम्बर जो ऑक्सीजन पार्क इसको बोलते हैं भी रांची में है। शहीद संकल्प चिल्ड्रन पार्क ये आपका रांची में है। फिर बिहार मुंडा स्मृति पार्क रांची में है। मोरी धनगिरी पार्क सिल्ली जो कि रांची में है। भगवान बिरसा जैविक उद्यान और मांझी रांची में है। मगर प्रजनन केंद्र मुट्टा और मांझी में है। और हिरन पार्क जो सिल्ली रांची में है। डॉक्टर रामदयाल मुंडा ये भी रांची में है। डॉक्टर जाकिर हुसैन पार्क भी रांची में। रॉक गार्डन भी रांची में। बायोडाइवर्सिटी पार्क भी रांची में। सरदार पटेल पार्क भी रांची में। अंबेडकर पार्क भी रांची में आपका। नक्षत्र वन भी आपका रांची में है। श्री कृष्णा पार्क भी रांची में है। दीनदयाल पार्क भी रांची में है। और सिद्धू कानू पार्क भी आपका झारखंड के रांची में है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग गुमला में। तो गुमला में आपका क्या है, पालकोट अभयारण्य है और बिरसा मुंडा एग्रो पार्क भी कहाँ पे है, तो गुमला में है आपका। और फिर अगर बात करते हैं लातेहार में, तो लातेहार में क्या है, महुआ टांड भेड़िया अभयारण्य और बेतला राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है, तो आपका लातेहार में इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो हमने इन सारी चीज़ों को एक मैप में देख लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं झारखंड का जैविक उद्यान के बारे में। एक बार अच्छे तरीके से यहाँ देख लीजिए। अब हम लोग झारखंड का जैविक उद्यान देख लेते हैं। सबसे पहले भगवान बिरसा जैविक पार्क, ये कहाँ पे आपका, तो 1994 में सपाही नदी के तट पर स्थित है और यह चकला और मांझी में स्थित है। अब बिरसा मृग विहार की बात करें तो यह काला माटी खूंटी में स्थित है, जो हिरन के 2 प्रजातियों के लिए यानी सांभर और चीतल के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो बिरसा मृग विहार। मगरमच्छ प्रजनन केंद्र की बात करें थी कहाँ पे, तो मुट्टा रुका में स्थित है। 1987 में IUCN बोले तो प्राकृतिक संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ के तहत संचालित किया था क्या, तो मगरमच्छ प्रजनन केंद्र। जवाहरलाल नेहरू जैविक उद्यान ये आपका कहाँ पे, तो बोकारो में टाय ट्रेन के लिए प्रसिद्ध है। कौन, तो जवाहरलाल जैविक उद्यान। नेक्स्ट अगर बात करते हैं झारखंड के झार पार्क के बारे में, तो झारखंड के झार पार्क में झारखंड पार्क प्रबंधन एवं विकास प्राधिकरण, ठीक है, JPMDA द्वारा संचालित कुल 10 पार्क शामिल किया गया है। कौन कौन, तो बिरसा मुंडा जैविक पार्क, और उसके बाद फिर श्री कृष्ण पार्क, फिर सिद्धू कानू पार्क, फिर नक्षत्र वन, फिर दीनदयाल पार्क, फिर अंबेडकर पार्क, फिर नीलांबर पीताम्बर पार्क, फिर ऑक्सीजन पार्क। ये सब सारा कहाँ है, तो रांची में है। फिर नेक्स्ट है आपका सिद्धू कानू पार्क जो कि एक दुमका में भी है। नेक्स्ट है घोड़बंधा थीम पार्क, ये कहाँ पे, जमशेदपुर पूर्वी सिंहभूम में है। नेक्स्ट है शहीद महतो निर्मल पार्क जो हजारीबाग में, ये भी क्या है, तो झार पार्क में शामिल है। अब नेक्स्ट देख लेते हैं, लास्ट स्लाइड है हमारा ज्योग्राफी का, उसके बाद पूरा ज्योग्राफी कंप्लीट हो जाएगा आपका, ठीक है। वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा। झारखंड का पक्षी अभयारण्य देख लेते हैं अब। तो सबसे पहले तिलैया पक्षी अभयारण्य, ये आपका कौन सा जिला में है, तो कोडरमा जिला में है, ठीक है। फिर तेनूघाट पक्षी अभयारण्य, तेनूघाट पक्षी अभयारण्य या चंद्रपुरा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तो बोकारो में है। खरसावा या ईचागढ़ पक्षी अभयारण्य कहाँ पे, तो सरायकेला में है। और उधवा पक्षी अभयारण्य कहाँ पे आपका, तो साहिबगंज में है, ठीक है। अब झारखंड का थोड़ा विविध तथ्य देख लीजिए। झारखंड के विविध तथ्य में सबसे पहले CCKN आइए बोले तो इसका फुल फॉर्म क्या होगा, भारतीय कृषि में जलवायु परिवर्तन ज्ञान नेटवर्क 2013 में शुरू हुआ, ठीक है। तो CCKN का 2013 में शुरू हुआ था। जेरडा बोले तो झारखंड नवीकरण ऊर्जा विकास एजेंसी, इसका स्थापना मतलब इसका गठन 2001 में हुआ था। फिर झारखंड राज्य जल नीति 2001 में लागू की गई थी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड JSPCB की स्थापना 2001 में हुई थी। फिर इको पर्यटन नीति और मुख्यमंत्री जनवन योजना 2005 में शुरू हुआ था, ठीक है। इको पर्यटन नीति और मुख्यमंत्री जनवन योजना। नेक्स्ट अगर बात करते हैं कि UNDP बोले तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की सहायता से राज्य जलवायु केंद्र की स्थापना की गई थी, ठीक है, राज्य जलवायु केंद्र UNDP के सहयोग से। फिर जलवायु परिवर्तन पर राज्य कार्य योजना 2013 में प्रकाशित हुई थी, SAPCC 2013 में प्रकाशित हुई, जिसमें सरायकेला खरसावां को सबसे संवेदनशील जिला घोषित किया गया था और जिसे NAPCC बोलते तो नेशनल एक्शन प्लान ऑफ
क्लाइमेट चेंज हरित भारत मिशन के तहत भी चुना गया था। ठीक है, हरित भारत मिशन के तहत। तो यही था आपका ज्योग्राफी का कंप्लीट मैराथन वीडियो। ठीक है, इन दोनों वीडियो में पूरा झारखंड का ज्योग्राफी लगभग कंप्लीट हो चुका है, सारे इंपॉर्टेंट्स क्वेश्चन कवर हो चुके हैं। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के बीच शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड, जोहार झारखंड।